बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AP से। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। इस स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को पहले हम वाई एग्जाम्पल समझते हैं और फिर हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी तरफ चले जाएंगे। लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस है AN और वो AN सीक्वेंस इस तरह से है कि उसकी फर्स्ट वैल्यू है 2, नेक्स्ट वैल्यू है 4, देन उससे नेक्स्ट वैल्यू 6, देन 8, देन 10 सो ऑन। ठीक है। अब जब भी आप कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो सीक्वेंस की जो भी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं A1 से, सेकंड टर्म को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं A2 से, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर लेते हैं A3 से एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे जाकर इसकी nth टर्म भी आ जाएगी और nth टर्म क्या होगी 2n। देखें ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2n को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे an से। अब क्योंकि ये एक सिंपल सी आसान सी सीक्वेंस थी, हमें नज़र आ रहा था ये इवन नंबर है, सो इवन नंबर के लिए an की वैल्यू लिखना कोई मुश्किल काम नहीं थी, हमने बड़ी आसानी से nth टर्म लिख दी। लेकिन हर सीक्वेंस में ये काम इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर हम आज के लेक्चर में nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला सीखेंगे अगर तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये बात कैसे पता लग रही है? कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें आप कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करें और वो डिफरेंस सेम आए हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के लिए। जैसे कि पहले फर्स्ट 2 को ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 2 में देखें, अगर हम 4 में से माइनस कर दें 2 तो वैल्यू आ जाती है 2। नेक्स्ट 2 को देख लेते हैं, 4 और 6। अगर आप 6 में से माइनस कर दें 4 को तो भी वैल्यू आ जाती है 2। अगली दो कंसेक्टिव टर्म, कंसेक्टिव का मतलब है कि अगर आप 6 को चूज़ कर रहे हैं तो या तो 6 से आगे वाली एक लें या 6 से पीछे वाली, यानी कि दो साथ साथ आने वाली टर्म्स, बिल्कुल इसके बाद आने वाली, यूजुअली हम बाद आने वाली को कंसिडर करते हैं। तो 6 और 8, तो 8 - 6 की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है 2। अगली दो को चेक कर लें, 10 - 8 तो उसकी वैल्यू भी आ रही है 2। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो रही है कि हर दो टर्म्स के दरमियान जब हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वो कॉमन डिफरेंस एक सेम नंबर आ रहा है। अगर हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस एक सेम नंबर होगा तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसके लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, इस कॉमन डिफरेंस को हम जर्नली D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर D की वैल्यू हमेशा 2 है फॉर दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आए तो हमारी इस किस्म की सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए बहुत सी ऐसी सीक्वेंस है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में देखें, जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म, पहले दो कंसेक्टिव टर्म, 4 - 2 वैल्यू आ रही है 2, 8 - 4 वैल्यू आ रही है 4। तो देखें इन दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आया है, जबकि अगली दो कंसेक्टिव टर्म्स का 4 आया है। सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो हम कहेंगे ये वाली जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की सबसे बड़ी शर्त क्या है कि हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर एक भी ऐसी टर्म होगी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इस तरह की सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो भी रूल्स कैलकुलेशन के लिए बनाएंगे nth टर्म के लिए, वो भी इस सीक्वेंस के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। ये n टर्म के लिए हम जो भी रूल सेट करेंगे आज के लेक्चर में, वो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी सीक्वेंस तभी वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी ऐसी सीक्वेंस होगी जो ये कंडीशन पूरी करे कि जब भी उसकी एक टर्म में से दूसरी को माइनस किया जाए तो हमेशा सेम नंबर आंसर आए तमाम वैल्यूज़ के लिए। या आप n की जगह कोई भी नंबर इंसर्ट करें, ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, तो डिफरेंस हमेशा एक सेम नंबर आए। ये जो डिफरेंस ले रहे हैं दो टर्म्स के दरमियान, इस डिफरेंस का ही हम नाम रख देते, इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो बात हमने एग्जाम्पल में समझी थी उसे हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। अगर मुझे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैलकुलेट करनी है, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, an को कैलकुलेट करने के लिए, nth टर्म एक्चुअली an है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है a1 प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले में a1 बेसिकली फर्स्ट टर्म है। जो भी हमें सीक्वेंस दी जाएगी जिसके लिए nth टर्म कैलकुलेट करनी होगी, उसकी पहली टर्म को हम a1 का नाम दे रहे हैं। n नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, जबकि d कॉमन डिफरेंस है। देखिए, इस फार्मूले को देखकर हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये फार्मूला सिर्फ तभी वर्क करेगा जब हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d की वैल्यू मिलेगी। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता तो इसका मतलब है ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए। इसलिए जब भी आपके सामने कोई सीक्वेंस आए और आप nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगाना चाहें, तो उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। और चेकिंग का क्राइटेरिया क्या है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अगर 3-4 के दरमियान डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसी तरतीब से डॉट 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 आगे लगे हैं, तो उसी तरतीब से सीक्वेंस चलती जा रही है। तो उस केस में हम कह देंगे कि गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ a1 is equal to 5 and other 3 terms are 23, 26, 29। ठीक है, अगर हाली सीक्वेंस भी लिखा हो तो इस सीक्वेंस को देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, देखें, 26 में से 23 माइनस करें, 3 आता है कॉमन डिफरेंस। 29 में से 26 माइनस करें, 3 आता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, a1 की वैल्यू उसने खुद बताई है, d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोई सी 2 कंसेक्टिव टर्म चुननी है, तो 26 में से माइनस कर दें 23 को, तो d की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। a1 की जगह आ जाएगा 5, n-1 एज इट इज़, और d की जगह आ जाएगा 3। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 5 प्लस 3n माइनस 3। 5 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास nth टर्म बन जाती है 3n प्लस 2। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास nth टर्म आ गई है तो अब हम जो भी टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, तो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए n को 1 इंसर्ट करें। जब आप n को 1 इंसर्ट करेंगे तो a1 आ जाएगा। a1 की वैल्यू 3 × 1 + 2,
तो वैल्यू आ जाएगी 3 वन ज़ा 3 प्लस 2 5, वो ऑलरेडी हमें गिवन थी, तो उसे कैलकुलेट करने की हमें वैसे दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से चेकिंग हो गई है हमारे फार्मूले की। ठीक है, तो बेसिकली हमें A2 कैलकुलेट करनी है क्योंकि A1 ऑलरेडी हमारे पास है। 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, n को 3 इंसर्ट कर लें तो A3 आ जाएगा हमारे पास। A3 की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11। n को 4 इंसर्ट करें तो A4 आ जाएगा। 3 इंटू 4 12 प्लस 2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए थी, तो पहली टर्म क्योंकि खुद गिवन की गई थी क्वेश्चन में, पहली टर्म 5, उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई 8, उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 11 और उससे नेक्स्ट 14। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फार्मूला याद करना है और फार्मूले में D की वैल्यू, A1 की वैल्यू और N की वैल्यू, अगर ये तीनों पता है तो बड़ी आसानी से हमारी कैलकुलेशन मुकम्मल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, A5 की वैल्यू गिवन है। A5 इक्वल है 17 के और दूसरी वैल्यू दी जा रही है A9 के लिए। A9 इक्वल है 37 के और टारगेट वही है, हमें कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स की। तो देखिए, अगर A5 गिवन है तो अभी भी हम अपने जर्नल फार्मूला पे के साथ ही रहेंगे। जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। अब यहाँ पर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक तो हमें A5 की वैल्यू पता है, दूसरी हमें N की वैल्यू पता है। 5 है इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस फार्मूले में 5 को इंसर्ट कर दूं तो 5 को इंसर्ट करने पर A5 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A1 प्लस 5 माइनस 1 D इज इक्वल टू 17, जनरल फार्मूले की मदद से। ठीक है, इस फार्मूले में हमने क्या किया है, N की जगह 5 इंसर्ट कर दी है, तो A5 बराबर आ जाएगा A1 प्लस 5 माइनस 1 D के। A1 इसी तरह 5 माइनस 1 4D इज इक्वल टू 17। इसी तरह A9 के लिए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं। A9 इज इक्वल टू 37। A9 की वैल्यू N की जगह यहाँ पे 9 इंसर्ट करके कैलकुलेट की जा सकती है। 9, ये A1 ही रहेगा, 9 माइनस 1 और D एज इट इज़ इक्वल है 37 के। तो A1 की यहाँ से वैल्यू आ गई A1 प्लस 9 माइनस 1 8D इक्वल टू 37। ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दो इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें या फिर बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लें, जो सा भी मेथड आपको इजी लगता है। आप यहाँ से A1 की वैल्यू बनाकर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसे 1 नाम दें, इसे 2 नाम दें और दोनों का डिफरेंस निकाल लें। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37 माइनस, जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट टर्म के। A1 माइनस A1 से कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करते हैं तो ये वाला माइनस 4D, जबकि 37 में से 17 माइनस होंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा माइनस 20।
डी इधर ही रह जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 5 आ गई है तो हम बड़ी आसानी से A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन 1। A1 प्लस 4, डी की जगह लिखते हैं 5 इक्वल टू 17। A1 प्लस 4 5 20 इक्वल टू 17। A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -3। तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, तो टर्म्स फाइंड करने के लिए दो ही रिक्वायरमेंट होती हैं हमारी, कि हमें A1 पता हो और D पता हो। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हम खुद इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इन दो वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं इस जनरल फार्मूले में ही। A1 ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 2। A2 इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 2 माइनस 1 D। A1 की वैल्यू यहाँ पर है -3 प्लस 1 और D की वैल्यू है 5। तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 D। A1 की जगह आ रहा है हमारे पास -3 प्लस 2 इंटू 5। 10 में से 3 माइनस कर दें 7। और लास्टली फॉर n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 D। A1 की जगह आ गया -3 प्लस 3 इंटू 5। 15 माइनस 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी थी और वो चारों की चारों हमारे पास इस वक्त मौजूद है। फर्स्ट टर्म A1 थी, A1 की वैल्यू आई थी हमारे पास -3, दूसरी टर्म 2, देन 7 एंड देन 12 और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। A7 is equal to 7A4 and A10 is equal to 33। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है 2 क्वेश्चन से। ये वाला काम एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। 3 उसी तरह A7 को बाय यूजिंग दिस फार्मूला लिखा जा सकता है A1 प्लस 7 माइनस 1 D। 7 एज इट इज़ रहेगा। A4 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 4 माइनस 1 D। यहाँ से 3 इसी तरह A1 प्लस 6D, 7 इसी तरह A1 प्लस 3D। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 3A1 प्लस 18D इज़ इक्वल टू 7A1 प्लस 21D। (3A1 plus 18D minus 7A1 minus 21D equals to 0। यहाँ से ये 3A1 माइनस हो जाएगा, 7 में से वैल्यू आ जाएगी -4A1
और 18D माइनस हो जाएगा 21D में से। तो 18 में से 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3D इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले तो ये वैल्यू आ जाएगी 4A1, और ना भी लें तो कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 3D इक्वल्स टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4A1 प्लस 3D इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी A10 के लिए। तो जब दो इक्वेशन आपके पास फॉर्म होंगी तो उन दो इक्वेशन को आप सिमिल्टेनियसली सॉल्व करें, या एक इक्वेशन से, जैसे यहाँ से वैल्यू बनाई जा सकती है 4A1 इज़ इक्वल टू -3D एंड A1 इज़ इक्वल टू -3D/4। तो यहाँ से वैल्यू बनाकर उसे इंसर्ट कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लिया हमने। अब हम इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर ये जो वैल्यू बनाई है इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन की तरफ आप आ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यू A10 इक्वल टू 33। A10 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 10 माइनस 1D by using standard general formula A1 plus 9D is equal to 33। इस फॉर्मूले में वैल्यू इंसर्ट कर दें। जब हम A1 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो A1 की वैल्यू है -3D/4 प्लस, और 9 की वैल्यू 9D एज इट इज़ इक्वल टू 33। एलसीएम ले लें। यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा -3D, 4 9 ज़ा 36D इक्वल टू 33। यहाँ से 36 में से 3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 33D डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 33। D की वैल्यू यहाँ से आराम से कैलकुलेट हो जाती है। D इक्वल आ जाएगा 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 33 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड, ये कैंसल आउट हो गए तो D की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब हमारे पास A1 भी कैलकुलेटेड है। ये जो D की वैल्यू आई है अगर हम यहाँ पे 1 में इंसर्ट करें तो 1 में इंसर्ट करने से A1 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। A1 इज इक्वल टू -3D/4। D की वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो A1 बराबर आ जाएगा -3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो गया। A1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -3। अगर A1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो अब हमें बस A2 A3 और A4 कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक दफ़ा इनको 2 लेना है, एक दफ़ा इनको 3 लेना है और एक दफ़ा इनको 4 लेना है फॉर दिस जनरल फार्मूला, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो इसका रिमेनिंग पोर्शन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है an-3 इक्वल है 2n-5 और कहा जा रहा है कि nth टर्म कैलकुलेट की जाए, an की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है, रिप्लेस n बाय n+3। ठीक है, यहाँ पे जो n वैल्यू है इसे रिप्लेस कर देना है n+3 से।
जब हम ऐसा करेंगे तो ए एन की जगह आ जाएगा n+3, ये -3 एज इट इज़, 2 इधर भी n की जगह n+3 -5 एज इट इज़। तो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी 2n + 2 3 6 -5, ए एन इज़ इक्वल टू 2n + 6 में से 5 को माइनस कर दें, तो जब आप 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारा आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन की ट्रिक वेरी सिंपल है। यहाँ पर क्योंकि -3 था तो मैंने रिप्लेसमेंट के वक्त n+3 कर लिया। अगर +3 होता तो मैं -3 लिख लेती, इसको n-3 से रिप्लेस करती, यानी कि ऐसा नंबर यहाँ पे आपने चूज़ करना है n के साथ कि ये नंबर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी वो नंबर n की जगह रिप्लेस होगा और वैल्यू में अपने आप रिडक्शन या फिर इंक्रीज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमें कि 5th टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 16 है, जबकि 20th टर्म यानी कि A20 46 है। ठीक है, A12 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। A12 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, पूरा प्रीवियस मेथड इसे लिख सकते हैं A1 + 5 - 1 D = 16 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। A20 को लिख सकते हैं A1 + 20 - 1 D = 46। यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 5 1 5, 5 - 1 4 D = 16, A1 + 19D = 46। ठीक है, इनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लें। A1 + 4D = 16, A1 + 19D = 46। जब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ये दो कैंसल आउट हो गए, इसे माइनस करते हैं तो -15D = -30। D की वैल्यू एज इट इज़ -30 डिवाइडेड बाय -15, तो D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। ठीक है, D की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो अब यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2 कह लें। 1 और 2 दोनों में से किसी भी एक में आप वैल्यू इंसर्ट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 + 4D = 16, A1 इधर ही रह जाएगा +4 D की जगह आ जाएगा 2 = 16, 4 2 = 8, तो A1 + 8 = 16। यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 16 - 8 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ से D भी कैलकुलेटेड है, A1 भी कैलकुलेटेड है, और हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं 12th टर्म यानी कि A12। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग A12 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, A12 इक्वल होगा A1 + 12 - 1 D। A1 की जगह आ जाएगा 8, 12 - 1 13D, D की जगह 12 - 1 11, और D की जगह आ जाएगा 2, तो 8 + 22 विच इज़ इक्वल टू 30। जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया है, बिल्कुल सिमिलर मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। इसे आपने एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है 13 टर्म A13, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू दी जा रही है x1 2 - x 3 - 2x एंड सो ऑन। अब
13 टर्म फाइंड करने के लिए सबसे बेहतर इस फार्मूले का इस्तेमाल है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ पर 13 है जो टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमें a1 की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। a1 की वैल्यू यहाँ पर x है, पहली टर्म हमारे पास x है। और तीसरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है d की वैल्यू। d की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आराम से। कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ले तो हम पहली दो का ही ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो d की वैल्यू भी आ गई। सारी वैल्यूज़ मौजूद है, हमें सिर्फ फार्मूले में वैल्यू इंसर्ट करनी है। फार्मूला है हमारे पास an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। n की जगह आ जाएगा 13 इज़ इक्वल टू a1 की जगह x प्लस n की जगह 13 माइनस 1 और d की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लें, x एज इट इज़, प्लस 13 माइनस 1 12, 1 माइनस एक्स प्लस 12 1 ज़ा 12 माइनस 12x। x में से 12x माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 12 माइनस 11x, आंसर। ठीक है, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू है हमारे पास 5 2 -1 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमें कहा जा रहा है कि इसकी nth टर्म, कोई एक टर्म, हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है इसलिए हम nth टर्म लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू -85 है। ठीक है, हमें बेसिकली पता करना है कि जी n क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 2 -1 इज -85। तो -85 बेसिकली अननोन टर्म है। अननोन टर्म को हम an लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये an हमेशा अननोन टर्म होती है। पिछले क्वेश्चन में हम इसे फाइंड कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें an खुद गिवन है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी सेम फार्मूला ही रहेगा। अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें a1 रिक्वायर है। a1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है। दूसरी वैल्यू जो हमें यहाँ पे रिक्वायर है वो d की है, तो d की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दें, 2 माइनस 5, d की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला था हमारे पास an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। an की जगह वैल्यू गिवन है -85, a1 की जगह वैल्यू आ जाएगी 5, n की वैल्यू हमें मालूम करनी है, वो नहीं पता, जबकि d की वैल्यू है हमारे पास है -3। -85 एज इट इज़ 5 प्लस -3 से जब हम n को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3n माइनस माइनस प्लस 3, 5 प्लस 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3n माइनस 85। 3n को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इक्वलिटी के इस तरफ, और -85 को इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये +85 हो जाएगा। यहाँ से 3n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 93। तो 3n बराबर आ जाएगा, यहाँ से n बराबर आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा बाय 3। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 31। तो इसका मतलब है -85 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 31st टर्म है। ठीक है, जिस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बिल्कुल सिमिलर मेथड से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम यही प्रोसीजर है, वो आपको एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में nth टर्म की वैल्यू गिवन है।
an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आपने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, मींस बेसिकली हमें सीक्वेंस ही फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, n को 1 रख लें तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 माइनस 1 2। फिर n को 2 रख लें, देन a2 की वैल्यू सेकेंड टर्म आ जाएगी 3 इंटू 2 माइनस 1 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5। n इज इक्वल टू 3 a3 3 इंटू 3 माइनस 1 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 8। इसी तरह एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4 a4 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4 माइनस 1 3 4 ज़ा 12 माइनस 1 11। तो जब आप 3 से 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें देन हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी 2, 5, 8, 11 सो ऑन, और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये पता करना है कि -19 हमें एक वैल्यू दी जा रही है और ये पता करना है क्या ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है या नहीं। ठीक है, तो अगर हमें ये बात फाइंड, आप ये कह लें कि ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने ये देखा था कि nth टर्म हमें गिवन थी, यहाँ पे यही कह लें कि nth टर्म की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास -19 है। ठीक है, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी जा रही है जिसके लिए हमें चेकिंग करनी है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास 17, 13, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रोसीजर उसी तरह है। बेसिकली हमें इधर भी n ही फाइंड करना है, और n किस तरह का होना चाहिए कि ये -19 इसका हिस्सा होगी, इसका मेंबर होगी। n को एक होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, दोबारा से यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए a1 की वैल्यू चाहिए, वो पहली टर्म है 17। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए d की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। देन फार्मूले में इंसर्ट करते हैं an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। an की जगह हमारे पास आ जाएगा -19, a1 की जगह हमारे पास आ रहा है 17 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, और d की जगह वैल्यू है -4 -19। इसी तरह 17 -4n माइनस माइनस प्लस 4 17 और 4 ये दोनों मिलकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21 -4n -19। 21 को इक्वलिटी के -4n को इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये +4n हो जाएगा। 21 ये 19 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, +19। 21 और 19 को जब हम ऐडअप करेंगे तो ऐडअप करने पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 4n इज़ इक्वल टू 40, n इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 एंड n की वैल्यू आ जाती है 10। तो n की वैल्यू जो आ रही है वो इंटीजर है, होल नंबर है, सिंपली 10। सो हम कह सकते हैं कि -19 इस सीक्वेंस की टर्म है। सो -19 इज़ 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही बात बदली है और वो ये बात हमारे पास सीक्वेंस सेम है, सिर्फ अब हमने चेक करना है कि an की वैल्यू
2 दे दी गई है, ठीक है। ए एन की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई है। तो क्वेश्चन में किधर किधर चेंज आ जाएगा, जहाँ जहाँ -19 था उसकी जगह अब हमारे पास 2 आ जाएगा। जब आप 2 लिखेंगे इसकी जगह, तो 2 लिखने पर 4n इज़ इक्वल आ जाएगा 21, ये 2 इस तरफ चला जाएगा -2, तो 4n की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 19, 2 माइनस कर दें 21 में से, और n की वैल्यू आ जाती है 19/4। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में आ गई है। तो हमारी जो टर्म होती हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, यहाँ तो फर्स्ट होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह करके नंबरिंग होती है। तो ये होल नंबर नहीं आ रहा, सो 2 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 दी गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं है। सो इस एक्सरसाइज से हमें जितने क्वेश्चन करने थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अल्लाह हाफिज़।